जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए अभी तक जो है दोस्तों 30 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। लेकिन जिसका 3 तारीख को एग्ज़ाम है दोस्तों उसको किन-किन टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए और जहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न फँसेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो उसी के लिए दोस्तों ये लाए हैं सीरीज़ हम लोग और 3 से 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपका पक्का हो जाएगा। जिस-जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है वैसी सब टॉपिक से हम आपको यहाँ पर प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है? और जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 3 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाने के बाद आपको एनटीपीसी, बिहार दरोगा सभी का दोस्तों इस पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करके वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के कुल सेशन को। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, यहाँ से डेली प्रश्न बन रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अगर हम लोग लंबा और लिखित संविधान बोल देंगे, देखिए अगर आपको पूछेगा विश्व का सबसे पहला संविधान लिखित किसका है? सबसे पहला अगर पूछ दे लिखित संविधान क्या हो जाएगा? लिखित संविधान अगर पूछे तो वो आपका हो जाएगा अमेरिका का है। किसका हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पूछे कि याद रखनी है विश्व का ऐसा संविधान जो कि सबसे पहला नहीं, सबसे बोल सकते हैं विस्तारित रूप से, क्या बोलेंगे? विस्तारित रूप से यानी कि सबसे लंबा लिखा हुआ किसका है? तब हो जाएगा भारत। और वहीं के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा भारत का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? भारत का। अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों टोटल 22 भाग हैं, ठीक है? आपको अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे दोस्तों? 12 अनुसूची हो जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लगभग जो है बोल सकते हैं 395 आर्टिकल थे। कितना थे दोस्तों? 395 आर्टिकल थे, लेकिन वर्तमान में बढ़कर कई सारे चीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर से दोनों चीज बताएं। अगर पहला पूछेगा किसका है लिखित संविधान तो वो अमेरिका का हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है? ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो आपको पता है कि भारतीय का संविधान जब दोस्तों भारत का जब संविधान बन रहा था तो वहाँ पर दोस्तों सभी देश के संविधान को पढ़ा गया और जिस संविधान में जो चीज़ अच्छा लगा वो जो है भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो वहीं पर संसदीय सरकार की बात करेंगे तो ये इंग्लैंड से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों? इंग्लैंड से। तो यहाँ से राइट आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते थे। अमेरिका से अगर बात करेंगे तो यहाँ से बहुत चीज़ लिया दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना कहाँ से लिया? वो अमेरिका से लिया। अगर हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार का भी प्रावधान कहाँ से लिया? तो वो भी आपका जो है अमेरिका से लिया। आयरलैंड से अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी कहाँ से लिया दोस्तों? आयरलैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? तो ये सब बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य संबंधित है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 20 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 20 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। क्या बोलेंगे? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। क्या बोलेंगे? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण होता है, ठीक है? लेकिन याद रखनी है 20 का जो है बोल सकते हैं 3 क्लाउज होता है। 20 का एक में कहता है कि दोस्तों बोल सकते हैं कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। 20 का क्लाउज 2 बोलता है दोस्तों कि अपराध जिस समय किए हैं उसी समय के कानून से हमको सजा मिलना चाहिए। और 3 बोला जाता है दोस्तों की याद रखनी है अगर हम कोई अपराध किए हैं तो हम स्वयं के खिलाफ जो है गवाह नहीं दे सकते हैं। ये दोस्तों बोला जाता है। तो वहीं स्वयं के विरुद्ध यहाँ पर जो है अध्यारोपण की बात क्या है? तो ये 20 का क्लाउज 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 20 दिया है तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 17 कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में दोस्तों बोल सकते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, ठीक है? और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको दोस्तों समाप्त कर दिया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? यहाँ पर नहीं को एकदम ध्यान दीजिएगा प्रश्न में। अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अभी तुरंत हमने बताया आयरलैंड के संविधान से भारत में अधिकृत किया गया है और इसको जो जोड़ा गया है संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद दोस्तों 36 से लेकर 51 तक जोड़े गए हैं। अब देखिए 36 से 51 तक में जितने भी चीज़ होंगे वो दोस्तों सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का समर्थन 40 में है, तो ये तो हो जाएगा। भवन निर्माण संबंधी समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। मादक पेपर सेवन एवं प्रसिद्ध ये कितना में हो जाएगा दोस्तों? अगर इसकी बात करेंगे तो 47 में हो जाएगा। अब देखिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डीपीएसपी में दोस्तों कौन कौन से उल्लेख और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो हम लोग सभी को देख लेते हैं।
अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा है। 37 में क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप जो है न्यायालय जाने के बाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 41 में कुछ दशा में सरकारी सेवा है। 42 में प्रस्तुति सहायता है। 43 में बोल सकते हैं न्याय संगत विधियां हैं। 44 की अगर हम लोग बात करेंगे तो समान सिविल संहिता है। उसके बाद 45 की अगर बात करेंगे तो याद रखनी है, इसमें जो 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार है। और बोल सकते हैं 46 में एससी एसटी का उपबंध है। 47 में पोषण स्तर को बढ़ावा देना और मादक पदार्थ पर नियंत्रण है। उसके बाद बोल सकते हैं कि यहाँ पर 48 में है कृषि एवं पशुपालन। 48 का एक क होता है, याद रखनी है, पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण। उसके बाद 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है। 51 में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता की बात की गई है। ये सभी आर्टिकल को एकदम गेट बाय हार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के चुनाव के आधार पर क्या होता है, तो ये तो राष्ट्रपति का हो जाएगा। अनुच्छेद जब 55 को पढ़िएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात की जाती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संकरीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्या बोलेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। मान के चलिए कि 5 जो है राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हुए, ठीक है, कैंडिडेट 5 खड़ा हुए राष्ट्रपति के पद पर, तो उसमें जो है वोटिंग जो अभी जो हम लोग देते हैं, याद रखनी है, फास्ट पास द कॉस्ट सिस्टम होता है। एक फास्ट पास द कॉस्ट सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम लोग 10 ठो, मान के चलिए अभी विधानसभा का चुनाव है और 10 विधायक खड़ा हुए हैं, तो 10 विधायक में जो हमको पसंद आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। और जिसका दोस्तों बोल सकते हैं इस 10 अगर खड़ा हुआ है, 10 में जिसको ज्यादा सीट होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा, यानी जीत हो जाएगा। लेकिन अनुपातिक यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है, इसमें क्या होता है, अगर 5 राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो आपको जो है पांचों को देना होगा, लेकिन पसंद व्यक्त करना होगा कि 1 नंबर में हमने राम को दिया, ठीक है, 2 नंबर में हमको किसको दिए, श्याम को दिए। और यही दोस्तों जिसको सबसे अधिक वोट प्राप्त होता है, पसंद व्यक्त करता है, वही दोस्तों राष्ट्रपति बन जाते हैं। यही दोस्तों राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर होता है। जिसको और डिटेल में पढ़ना है तो हमने राष्ट्रपति का रिलेटेड पूरे 10 मिनट का वीडियो बढ़ाया है, वहां पर टोटल अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों मीरा कुमार हो जाएगा। मीरा कुमार की बात करेंगे, 2009 से लेकर 14 तक जो है लोकसभा के अध्यक्ष पर पद पर रहे। क्या बोलेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बाद के दिनों में अगर हम लोग 2017 की बात करेंगे, 2017 में जो आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ी थी, कौन, ये मीरा कुमार। लेकिन याद रखनी है, ये जो है हार गए थे। और किससे हारे थे, तो रामनाथ कोविंद से हारे थे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर वहीं पर हम लोग बात करेंगे लोकसभा, लोकसभा की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो 81 आर्टिकल में है। कितना में है, 81 आर्टिकल में है। और लोकसभा क्या याद रखनी है, अगर आपको प्रथम पूछे, प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखनी है ये बोल सकते हैं जेबी मावलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलकर पूरा नाम है, तो पूरा नाम लिखे गणेश वासुदेव मावलकर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी जो है वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है, और 18वीं लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है ओम बिरला जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, ओम बिरला जी हो जाएंगे। और ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं दोस्तों, तो राजस्थान के कोटा के मुंदी से हैं। ठीक है, ये सभी चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम, देखिए मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है। यहाँ पर हम लोग टोटल चीज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद आपका क्या होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद आपका कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो आपका होता है, बोल सकते हैं आपका होता है राज्यसभा के सदस्य। उसके बाद बोल सकते हैं आपका होता है विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, उसके बाद आपका होता है लोकसभा, उसके बाद होता है विधानसभा, फिर होता है आपका पीएम, फिर होता है आपका सीएम। ठीक है, सभी का हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आपका होता है, बोल सकते हैं नगर चुनाव, नगर निगम का चुनाव, और बोल सकते हैं एक जो है ग्राम पंचायत का चुनाव, ये चुनाव होता है। और एक आपका होता है, याद रखनी है, जो आप वोटिंग देते हैं, वोटिंग का चुनाव। ठीक है, यहाँ से सभी के बारे में आपको एकदम ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करेंगे तो इसका एज कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद की बात करेंगे तो ये 30 साल होना चाहिए। ठीक है,
लोकसभा, विधानसभा, पीएम, सीएम जो भी हो उनके लिए 25 ईयर होना चाहिए, ठीक है। नगर निगम, ग्राम पंचायत के लिए 21 ईयर आपका एज होना चाहिए। ये दोस्तों याद रखनी है, मिनिमम है, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। वोटिंग के लिए आपका कितना होना चाहिए? 18 ईयर एज होना चाहिए। आप देखिए कि अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, सीएम, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए कितना है दोस्तों? 25 साल। तो 25 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग में नीतिकार। देखिए ये आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखनी है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर बोल सकते हैं, और ये याद रखनी है थिंक टैंक रूम में काम करता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं आपको पूछा गया था उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपको पूछा दिया गया था, तो याद रखनी है कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और पूछा जा सकता है, सीईओ, सीईओ अगर पूछे तो वो याद रखनी है बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? बी आर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था दोस्तों। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? अगर खगोलीय पिंड की बात करेंगे और रात्रि के समय जो चमकता है दोस्तों, तो वो कौन होता है? आपका चांद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां पर याद रखनी है मानव रहने की अनुमान लगाया जाता है, और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक याद रखनी है आपका हो जाएगा फबोस, और एक आपका हो जाएगा डिबोस, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? अगर हम लोग मानव द्वारा प्रथम खोजा ग्रह की बात करेंगे, तो ये आपका दोस्तों 1700 बोल सकते हैं 81 ईस्वी में खोजा गया था, और ये आपका यूरेनस हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? यूरेनस हो जाएगा। और यूरेनस का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है इसका नाम हो जाएगा वैज्ञानिक का विलियम हर्सेल। कौन के द्वारा खोजा गया था दोस्तों? विलियम हर्सेल के द्वारा खोजा गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? अगर हम लोग भूकंप के कारण की बात करेंगे, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भूकंप का जो है तीव्रता हम लोग किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? भूकंप की तीव्रता की बात करेंगे तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जो वाणिज्यिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ठीक है। अगर हम लोग स्वेज नहर की बात करेंगे, तो इसका जो निर्माण किया गया था दोस्तों 1859 ईस्वी में किया गया था, और 1869 में इसको पहली बार खोला गया था, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर है दोस्तों? मिस्र में हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्वेज नहर की बात करेंगे, तो ये याद रखनी है भूमध्य सागर। क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर, और किसको जोड़ती है? लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखनी है यूरोप और एशिया को भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यूरोप और एशिया महादेश को भी जोड़ता है आपस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। अगर यहाँ पर देखिए पूरब में आपको पूछ दिया है, तो यहाँ पर अगर देखिए ये मान के चलिए भारत है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाता है? पूरब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है दक्षिण। अगर हम लोग पूरब में बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश के साथ साथ याद रखनी है म्यांमार भी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? म्यांमार हो जाएंगे, ठीक है। अगर पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में आपका कौन हो जाएगा? अगर हम लोग पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो पश्चिम की तरफ देखिए सबसे पहले आपको जाइए दक्षिण। दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीलंका। और पश्चिम की तरफ अगर हम लोग जाइएंगे तो नल्ला हो जाएगा, बोल सकते हैं पाकिस्तान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। और उत्तर
पश्चिम की बात करेंगे, उत्तर पश्चिम में आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बोल सकते हैं चीन हो जाएगा, सॉरी अफगानिस्तान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अफगानिस्तान हो जाएंगे। और उत्तर पूर्व की तरफ जाइएगा तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, नेपाल यहीं पर हो जाएगा, और बोल सकते हैं भूटान यहीं पर हो जाएगा। इतना बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपका पूछा है पूरब, यहाँ पर हमने सभी को बता दिया, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में बांग्लादेश दिया गया है। बांग्लादेश अगर हम लोग बात करेंगे भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा कौन करता है? तो वो आपका बांग्लादेश। वहीं चीन की बात करेंगे तो ये 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करेंगे तो ये 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और श्रीलंका तो ये तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान स्टेट में। और बोल सकते हैं वो कौन हो जाएगा? थार रेगिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी स्थित है। देखिए क्षिप्रा नदी दोस्तों बोल सकते हैं चंबल की, बोल सकते हैं चंबल नदी में आकर राजस्थान में मिल जाती है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश में है। और क्षिप्रा नदी को शिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसके निकट दोस्तों कौन सा शहर बसा है? उज्जैन शहर बसा है। और उज्जैन में बोल सकते हैं बार बार क्या होता है दोस्तों? 12 साल के अंतराल महाकुंभ का आयोजन एक बार यहाँ पर भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कई बार पूछ लिया है। काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और कपास को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है, भारत का दोस्तों व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि श्वेत सोना के नाम से, सफेद सोना के नाम से किसको जाना जाता है? कपास को जाना जाता है। जूट के बारे में पूछ लिया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कपास को हम लोग काली मिट्टी को बोलते हैं। काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है दोस्तों। और काली मिट्टी का जो रंग काला होता है किसके कारण होता है? तो याद रखनी है टेटनी फेरस, क्या बोलेंगे? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के द्वारा जो है इनका रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखनी है ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग लेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें पानी अधिक सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी जो है अधिकतर कहाँ पर होता है दोस्तों? याद रखनी है गुजरात के क्षेत्र में, और बोल सकते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अगर भारत में बात करेगा मैग्नीज का सबसे उत्पादक राज्य तो हो जाएगा उड़ीसा। कर्नाटक किसके लिए दोस्तों? केजीएफ यानी सोना के लिए कोलार गोल्ड फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहीं पर भारत में दोस्तों मैग्नीज उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज का जो है हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीज का प्रयोग हम लोग याद रखनी है सूक्ष्म बैटरी के रूप में करते हैं। सूक्ष्म बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? याद रखनी है मैग्नीज का उपयोग करते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पर हो जाएगा? पूरे विश्व में हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और अगर हम लोग भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत का रैंक कितना हो जाएगा दोस्तों? चौथा रैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत एक मंत्र है? तो ये याद रखनी है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। अगर हम लोग बात करेंगे उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठ की ज्ञान की प्राप्ति करना। और इसकी संख्या टोटल कितना है दोस्तों? 108 है। और सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो याद रखनी है ये पुराण की बात करेगा तो पुराण दोस्तों कितने होते हैं? 18। और सबसे पुराना पुराण की बात करेगा तो ये मत्स्य पुराण हो जाएंगे। ठीक है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था। जैन अवस्था दोस्तों कहाँ किस धर्म से जुड़ा है? तो पारसी धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। देखिए चीनी इत सिंह की बात करेंगे दोस्तों, ये याद रखनी है दोस्तों भारत के दक्षिणी क्षेत्र से आए थे। बोल सकते हैं सुमात्रा द्वीप से, या तो बोल सकते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका के होते हुए दोस्तों याद रखनी है चीन से कहाँ आए थे? भारत आए थे। और भारत में बोल सकते हैं बोल तो ताम्रलिप्ति में ठहर कर इन्होंने संस्कृत सीखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के भव्य मंदिरों को डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। और याद रखनी है विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और याद रखनी है यहीं पर आपका कनरिया महादेव का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण देव का मंदिर हो जाएगा। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर नहीं लगाया जा सकता?
नहीं लगाया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे लघु उद्योग पे दोस्तों, कृषि पर, आवास पर, मवेशियों पर। देखिए मवेशियों पर लगा था, दुधारी मवेशियों पर, आवास पर भी लगाया गया था, कृषि पर भी लगाया गया था, लघु उद्योगों पर नहीं लगाया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, तो याद रखनी है ये खिलजी वंश के दोस्तों महान शासक में से एक हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल की बात करेंगे तो 1296 से लेकर 1316 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। इन्होंने ही याद रखनी है सीरी के किला का निर्माण किया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो बोल सकते हैं उपाधि धारण किया, उस उपाधि का नाम क्या हो जाएगा, सिकंदर ए सानी। इन कई बार पूछा गया है, याद रखनी है। घोड़ा को दागने का प्रथा किसने गया, याद रखनी है, घोड़ा दागने का प्रथा किसने स्टार्ट किया, तो वो भी जो है याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था, और याद रखनी है ये कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बोल सकते हैं वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, वाराणसी में हुआ था। कबीरदास से एक चीज याद रखनी है दोस्तों, राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इनका दोस्तों। एक है याद रखनी है बीजक, क्या बोलेंगे, बीजक एक रचना है जिसमें 3 कथा को सम्मिलित किया गया है। एक है दोस्तों बोल सकते हैं सखी, और एक बोल सकते हैं रैमनी है, क्या है, सखी रैमनी, और एक आपका और हो जाएगा, तो उसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। बुलंद दरवाजा दोस्तों गुजरात में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इबादत खाना है, गोल गुंबद है, पंचमहल है। तो ये गोल गुंबद दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, याद रखनी है कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, गोलकुंडा किला किस भारत राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में इसी तरह के मिलते हैं, ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है, तेलंगाना में हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अगर हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब किया गया था, 1793 ईस्वी में। और इसका जो है बोल सकते हैं सूची किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो याद रखनी है सर जॉन सोर के द्वारा किया जाता है। एग्जाम आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखनी एक और व्यवस्था था जिसको हम लोग रैयत बाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था, तो याद रखनी है थॉमस मुनरो, और बोल सकते हैं थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपका था दोस्तों महलवाड़ी, क्या बोलेंगे, महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, तो याद रखनी है हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजे के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये तीनों व्यवस्था को एकदम आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो याद रखनी है बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका गठन किया गया था। और ये अगर बात करेंगे पहली जो 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, वो कहाँ पर, बंबई अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। और इसका क्या हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। तो राइट आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे। और कांग्रेस का जो गठन किया गया था, इसके फादर किसको बोला जाता है, एयो ह्यूम को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को, देखिए अगर आप लूसेंट को पढ़िएगा दोस्तों, तो लूसेंट में दोस्तों, लूसेंट के अकॉर्डिंग ये केसर ए हिंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा दोस्तों, एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िएगा, तब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन आपका हो जाएगा, न कि दोस्तों आपका होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा गई थी, याद रखनी है अगर आपके ऑप्शन में असहयोग आंदोलन है तो हमेशा 100% इसके साथ जाइए। अगर ऑप्शन में असहयोग आंदोलन नहीं है तब आप जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। देखिए प्रांतीय चुनाव की बात करेंगे तो 1935 का जब भारत शासन अधिनियम बन के तैयार हुआ दोस्तों, तब जो है 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस चुनाव में कांग्रेस दोस्तों ज्यादा चीज उभर कर आए थे। आगे की बात करेगा, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, तो पीली क्रांति हो जाएगा। तेल उत्पादन से क्या हो जाएगा, पीली क्रांति। हरित क्रांति याद रखनी है फसल उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, और भूरी क्रांति याद रखनी है उर्वरक उत्पादन से आपका संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जब 1 रुपया का नोट पूछेगा तो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है दोस्तों। और अगर इसके अलावा जितना भी रुपया होता है वहाँ दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का होता है। क्या बोलेंगे? आरबीआई के गवर्नर का दोस्तों हस्ताक्षर होता है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आरबीआई का गठन पूछा था 1934 का, अधिनियम पूछेगा तो 1934, और गठन पूछेगा तो याद रखनी है 1 अप्रैल 1935। यहाँ तक तो पूछ लिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण पूछते। ठीक है, यही एक प्रश्न बचा है। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तब आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, याद रखनी है, बम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका गठन कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करेंगे तो भारत का जनघनत्व की बात करेंगे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। वहीं सबसे अगर अधिक पूछेगा किस राज्य का है, और आपको पूछ सकता है सबसे कम जो है किस राज्य का है। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो वो आपका बिहार का हो जाएगा। बिहार का 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम पूछेगा तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ महज जो है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया? यहाँ पर देखिए पेश, तो एक दोस्तों आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। इसमें जो है शिक्षा को जो है याद रखनी है 6 से 14 वर्ष के शिक्षा को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया, और इसको संविधान के 21 के क में जोड़ा गया। और इसको जो दोस्तों पेश किया गया 2009 में, और लागू किया गया दोस्तों कब किया गया? 2010 में। यहाँ पर पेश पूछा गया तो ये आपका 2009 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक किसको विकसित करने की योजना है? तो केंद्रीय यहाँ पर देखिए आदर्श ग्राम योजना, ग्राम से क्या हो जाएगा? गांवों को योजना। और 2000 अगर हम लोग 22 तक बात करेंगे तो ये लगभग 8 गांवों को दोस्तों स्वीकृति मिल गया है, गोद ले लिया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन कब किस वर्ष हुआ था? अगर हम लोग टिस्को की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1907 ईस्वी में। और कहाँ पर किया गया था? दोस्तों याद रखनी है जमदेशपुर में किया गया था। और जमदेशपुर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखनी है झारखंड में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 तारीख को ही यहाँ से सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 23 तारीख को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नवकलेवर उत्सव दोस्तों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। और उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपका जो जगन्नाथ मंदिर है, बोल सकते हैं जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कोलम शैली का प्रयोग किया जाता है। और ये विशेषकर दोस्तों तमिलनाडु शहर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? देखिए 30 तारीख को जो एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा ज्योतिबा राव गोविंद महाराज फुले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गोरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, क्यों? गोरैया के संरक्षण हेतु, जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या था? देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो दोस्तों इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में हुआ था। और ये दोस्तों अमेरिका का पुरस्कार है। और बोल सकते हैं ये पुरस्कार जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या बोलेंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भारत के व्यक्ति 1937 ईस्वी में मिला था दोस्तों गोविंद बिहारी लाल को। लेकिन अभी आपको बताना है 2025 का जो है पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है, ये आपको कमेंट करनी है। ठीक है, चलिए, यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? अगर हम लोग यूएनओ की बात करेंगे तो ये होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेगा तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाएगा।
और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटारेस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में से किस वर्ष स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। अगर इसरो की बात करेंगे, इसरो का दोस्तों आपको स्थापना पूछ लिया है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। हो सकता है इसका आपको अध्यक्ष पूछ ले। इनका अध्यक्ष दोस्तों अभी कौन है वर्तमान में? तो याद रखनी है, वो हो जाएंगे बी नारायण है। कौन है दोस्तों? बी नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। अभी दोस्तों चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है और ये याद रखनी है, माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पर चलता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत का पहला अगर पूछेगा कि कंप्यूटर कौन हो जाएगा, तो वो दोस्तों परम 8000 हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? परम 8000 हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। वोल्ट का दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखनी है, विभवांतर हो जाएंगे। ठीक है, ओम दोस्तों किसका होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब को हम लोग किस में मापते हैं? बैरोमीटर में। सिस्मोग्राफ में दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ओडोमीटर में गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ऑडियोमीटर में हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखिए हाफ दोस्तों ये तो कांस्टेंट टर्म है, किस पे करेगा? द्रव्यमान पर और वेग पर। तो बोल सकते हैं चलन पिंड वेग पर, द्रव्यमान पर, दाब पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उष्मा जैसे ही हीट आया दोस्तों, हीट जो है दोस्तों किस पर करेगा? ताप पर निर्भर करेगा। और याद रखनी है, उष्मा का गमन जो है बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोस्तों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करेगा। तो उनके ताप पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला? हम जब भी बताएं रंग की घटना आएगा तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। अपवर्तन में दोस्तों जितना भी झूठी घटना होगा, बोल सकते हैं सिक्का पानी में थोड़ा मुठा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, छड़ी दोस्तों मुड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है, ये सब दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तरल पदार्थ से गैस के परिवर्तन होने की प्रक्रिया, यानी तरल पदार्थ क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। और गैस क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो द्रव से गैस दोस्तों हम लोग किस विधि के द्वारा जाते हैं? तो याद रखनी है, क्वथनांक विधि द्वारा। क्वथनांक बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो वाष्पीकरण आपके ऑप्शन में है, तो वाष्पीकरण आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच स्केल में उदासीन, उदासीन कितना होता है? 7 से बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से 0 से लेके 14 तक दोस्तों आपका होता है पीएच स्केल, बीच में होता है 7। 7 से अगर कम होगा तो वो हो जाएगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय, और 7 पर हो जाएगा उदासीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन हो जाएगा। व्यंजक पाउडर का फार्मूला पूछ लिया है, सी ए बोल सकते हैं OCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस। जल गैस मिश्रण किसका होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है? जल गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन को कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी बोल सकते हैं, ये जो तंत्रिका कोशिका होता है उसके अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है? तो केसिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? केसिन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक प्रश्न को रखते हैं। जिसका एग्जाम 3 तारीख को है उसको टेंशन नहीं लेना। जितना भी हमने आपको करवाया मैराथन क्लास, उसको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, कहीं भी आपको परेशानी होने नहीं जा रही है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।